हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जानते हैं कि आप आज के क्लासेस आपके इवनिंग सेशंस के हैं और तो स्टार्ट किए जाएँ क्लासेस। कल का क्लासेस जो था टोटली डिपेंड्स था एक्सरसाइज 6A का। जो क्वेश्चंस 1 बचा था वह भी बचा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा सभी प्रश्न आपके हो चुके हैं। तो आइए आज हम कुछ ऐसी टॉपिक के बारे में आपको अवगत कराएंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक्सप्रेशन देखें, एक्सप्रेशन उसके साथ साथ टर्म्स के साथ साथ फैक्टर, और फैक्टर के बाद हम सारी बातें देख रहे हैं, यहीं पे दिखा दे रहे हैं क्या क्या चाहिए। कांस्टेंट CONSTANT, कांस्टेंट, वेरिएबल और नंबर ऑफ टर्म्स, बस इतने ही सवाल आपसे पूछ सकता है। कोई भी सवाल दे देगा, कह देगा कि इसका एक्सप्रेशन बताइए, इसका टर्म्स बताइए, इसका फैक्टर बताइए, इस एक्सप्रेशंस का आप कॉन्स्टेंट्स बतलाइए या वेरिएबल बतलाइए या नंबर ऑफ टर्म बतलाइए। इतनी ही सारी सवालें आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपसे चर्चा करे इस क्वेश्चंस में। तो बारी बारी से देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया x पावर 3 7, x पावर 3 प्लस का 7, x पावर 3 प्लस का 7 आपको देखने से क्या पड़ रहा प्रतीत हो रहा है कि यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है? क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे x है और उसके साथ साथ कांस्टेंट जो है पॉजिटिव साइन के साथ 7 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि यह कौन सा टर्म्स है। तो यहाँ पे 1 टर्म्स, यहाँ पे 1 टर्म्स, 2 टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म्स है। टर्म्स कितने हैं? 2 टर्म्स। और यह एक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आई? यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब 2 टर्म्स रहता है तो मोनो होता है कि बायनोमियल्स होता है। क्या होता है? बायनोमियल्स होता है। जब 2 टर्म्स होते हैं तो बायनोमियल्स होता है। अब इसको कह दे अलग कि इसका टर्म्स निकालिए। क्या निकालिए? इसका टर्म्स निकालिए। तो टर्म्स में निकालने का मीन क्या होता है? इसको इस सेपरेट करना, अलग अलग करना। तो x पावर 3 और 7। बात स्पष्ट हुई? अब इसमें कोई पूछे कि इसका कांस्टेंट कितना है तो आप कहोगे कि 7 कांस्टेंट है। कोई पूछे वेरिएबल कितना है तो आप बताओगे कि वेरिएबल क्या है? x है। x पावर 3 तो टोटल वैल्यू इसकी है, लेकिन x वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट 7 है। कोई पूछे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है तो 2 टर्म्स है। यह बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बायनोमियल्स है। टर्म्स कितने हैं? 2। रह गई बात फैक्टर की, तो हमको फैक्टर करना होगा। तो देखें, x पावर 3 प्लस 7 का फैक्टर करेंगे तो x पावर 3 मीन्स x कितने टाइम? 3 टाइम। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और 7 का 7। या अगर आप डायरेक्टली x प्लस 7 का फैक्टर करना चाहें तो x 3 टाइम कामा 7। तो सब बातें स्पष्ट हो गई जो बातें थी सभी टॉपिक की। तो देखिए टर्म्स में इन्होंने देखिए कैसे लिखा है एक्सप्रेशन। आपका सवाल है x पावर 3 प्लस का 7। इसमें टर्म्स कितने हैं पूछा है। टर्म्स मीन्स कितने पद हैं। तो x पावर 3 था, उसको अलग किया, 7 अलग किया ना। x पावर 3 7 दो पद थे, फैक्टर करना है तो x 3 टाइम है तो x मल्टीप्लाई x या x उसके बाद 7 अलग से। यहाँ देखें 5y पावर 2 -26x प्लस का 13। इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं हमसे टर्म पूछा है। अगर यहाँ पे हम कामा लगा दें तो 5y² एक टर्म हो गया, माइनस का 26x एक टर्म्स हो गया, और 13 बचा एक टर्म्स, मीन्स टोटल 3 टर्म्स हो गए। अब पूछा है टर्म्स का फैक्टर, तो 5y² का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5y। क्यों? क्योंकि y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y² 5। देखें आपका टर्म्स है
5y², तो आप इसका फैक्टर लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। ओके, कोई जरूरी नहीं कि जो इन्होंने लिखा है कामा लगाया आप ऐसे लगाएंगे, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस का 26x का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 26 का फैक्टर लिख सकते हैं माइनस का 26 मल्टीप्लाई एक्स, और 13 का 13। स्पष्ट हुआ। और एक सी का जो क्वेश्चंस है, सी के क्वेश्चंस में पूछा है 4, भी नहीं दिखलाई पड़ रहा होगा, जो सी का क्वेश्चंस है दिखा, उसमें कह रहा है 4p² q² -3qr² प्लस का 5। अब इसमें हमसे पूछा है टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स आप जानते हैं कि 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स। अगर केवल पूछे नंबर ऑफ टर्म तो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 3, बट यहाँ पे हमको कामा लगा कर यूज करना है, तो 4p² q² -3qr² कामा 5। स्पष्ट हुआ। अब हमको इसका फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए, फैक्टर। तो 4p² q² और माइनस का 3qr² और 5। तो 4p² q² का जो फैक्टर किया जाएगा तो हो जाएगा 4p मल्टीप्लाई p q² का q मल्टीप्लाई q, -3qr² का माइनस का 3qr² का मीन्स r मल्टीप्लाई r, और 5 का हो जाएगा ओनली 5। सही है ना। फैक्टराइजेशन हो गया, यह टोटल फैक्टराइजेशन था, यह टोटल टर्म्स थे, यह बीजगणितीय व्यंजक था। तो आपके एग्जाम्पल 1 हो चुके हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या पूछा है, कहता है आइडेंटिफाई, चिन्हित करिए द टर्म्स, पद, अदर द कांस्टेंट्स, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा, कांस्टेंट के अलावा। तो यहाँ देखें हमारा बीजगणितीय व्यंजक है 12xy + 3, तो कहता है कि जो हम बीजगणितीय व्यंजक 12x + 12xy + 3 दे रहे हैं उसमें कांस्टेंट के अलावा टर्म्स आप क्या करिए, बताइए, कांस्टेंट के अलावा टर्म्स बताइए। और तो यहाँ पे कांस्टेंट के अलावा टर्म्स है, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ देखिए हमसे पूछा आइडेंटिफाई द अदर कांस्टेंट टर्म्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन द फॉलोइंग। नई बात स्पष्ट हुई। यहाँ पे आपसे दो बात पूछा है कि आप टर्म्स बताइए, क्या बताइए, टर्म्स मीन्स पद बताना है, लेकिन वह पद कैसा होना चाहिए, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताइए आप, और न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दो बातें आपसे पूछा है, आइए दोनों बातों को स्पष्ट रूप से देखें। पहला है ए, कहता है 12xy प्लस का 3। कोई आपसे पूछे कि यह 12xy और प्लस का 3 क्या है, तो आप कहोगे यह एक बीजगणितीय व्यंजक है। कोई पूछे कितने टर्म्स हैं, तो आप कहोगे टोटल 2 टर्म्स हैं, पहला टर्म्स है 12xy और दूसरा टर्म्स है 3। कोई पूछेगा यह कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनो है, बायो है, ट्रायो है, पॉली है, क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्या कहोगे कि इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो यह बायनोमियल्स होगा। क्या होगा, बायनोमियल्स, क्योंकि हम जब जानते हैं जब 2 टर्म्स होता है तो उसको बायनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन हमसे यह सब नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि टर्म्स बताइए, वह पद बताइए अदर देन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट के अलावा हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, यहाँ पे 2 टर्म्स है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, पहला टर्म्स है 12xy और दूसरा टर्म्स है 3। मैंने आपको बतलाया है कि वेरिएबल के साथ अगर कोफिशिएंट जुड़ा है तो वह टोटल जो है 1 टर्म्स, और यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल जुड़ा ही नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। यह क्या हुआ, कांस्टेंट। तो कह रहा है कि कांस्टेंट के अलावा टर्म बताइए, तो कांस्टेंट जब 3 हो गया तो क्या बचा 12xy, तो कांस्टेंट अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा टर्म्स हमारा क्या बचा 12xy। तो लिखेंगे हियर
3 is constant, here 3 is constant, then other लिखेंगे, then other terms is 12xy हो गया। उसके बाद दूसरा पूछा है 16 माइनस एम स्क्वायर, 16 माइनस का एम स्क्वायर भी सवाल है। अगर कोई पूछे इसमें कि यह कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये बायनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि टू टर्म्स है। अगर कोई इसका पूछे फैक्टराइजेशन करने के लिए तो आप कहोगे 16 माइनस का एम स्क्वायर। कोई पूछे वेरिएबल तो वेरिएबल एम के टर्म्स में है, वेरिएबल एम के टर्म्स में है, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर। और कांस्टेंट कितना है? 16। तो प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि आप वह टर्म बताइए जो कांस्टेंट के अलावा हो। जब कांस्टेंट 16 हो गया तो आपका टर्म्स क्या बचा? माइनस का एम स्क्वायर। लिखेंगे हियर 16 इज कांस्टेंट, हियर 16 इज कांस्टेंट एंड माइनस का एम स्क्वायर इज वेरिएबल। सही है। इस वे में एक और सवाल बची हुई है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए सही लिखेगा है 16 माइनस एम स्क्वायर, यहाँ देखें 16 माइनस एम स्क्वायर, -1 केवल दिया है जी, 16 तो दिया ही नहीं, 16 रहेगा। यहाँ देखें, यहाँ 16 दिया नहीं, 16 रहेगा, टोटली लिख लीजिएगा। और थर्ड का क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 7xy प्लस का 5y स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट, जैसे इन्होंने 3 को लिया, ओके, यहाँ पे तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछ रहा है अदर देन 1 का। ओके, कोई बात नहीं। जो कांस्टेंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, एक हेडिंग और हम निकाल लेंगे, लेकिन अभी कांस्टेंट को समझ लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट को समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक और हेडिंग आपसे पूछे हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के पास जो है, एक्स वाई के पास कितना है? 12। एम स्क्वायर के पास कितना है? कुछ नहीं है तो 1। एक्स स्क्वायर के पास कितना है? 3। एक्स वाई के पास कितना है? 7। वाई स्क्वायर के पास कितना है? 5। यह न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को दिखलाता है। तो एक हेडिंग उसमें और डाल लीजिएगा, ठीक है, कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। हम केवल कांस्टेंट बतला रहे हैं, कांस्टेंट 16, ठीक है, कांस्टेंट 3, लेकिन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपसे पूछा है प्रश्न में, तो ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होता है वेरिएबल के पास जो होता है वही दिखलाता है। एक्स वाई का पूछेगा तो एक्स वाई के पास कितना है? 12। उसके बाद 16 माइनस एम स्क्वायर के पास कितना है? 1, ठीक है, 16 स्क्वायर के पास, एम स्क्वायर के पास कितना है? 1। हमने 16 किसको बनाया? कांस्टेंट को बनाया। कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट 16 है, यहाँ कांस्टेंट 3 है, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है? 3। एक्स वाई का कितना है? माइनस का 7। वाई स्क्वायर का कितना है? प्लस का 5। तो वही लिखा है, एक्स स्क्वायर का 3 माइनस 7 एक्स वाई का माइनस का 7 और 5 वाई स्क्वायर का 5। स्पष्ट हुआ ना? कर लीजिएगा। हम आते हैं सीधे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे देखें क्या कहता है एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। कहता है कि यह बीजगणितीय व्यंजक आपको दिया जा रहा है, इसमें आप वेरिएबल बताइए, कांस्टेंट बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो जो अभी हमने कांस्टेंट बतलाया, वही कांस्टेंट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं लिखना है। देखें हमारे पास वेरिएबल है 2y प्लस का 7। क्या है? 2y प्लस का 7। तो 2y प्लस का 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। और कोई पूछे कि जब 2 टर्म्स होता है तो क्या होता है, तो आप कहोगे कि जब 2 टर्म्स होता है तो उसको बायनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायनोमियल्स कहते हैं। अब 2y प्लस का 7 में हमारे पास कांस्टेंट कितना है? 7। हमारे पास कांस्टेंट कितना है? 7। वेरिएबल कितना है?
y। वेरिएबल हमारा कितना है y, कांस्टेंट कितना है 7। लेकिन अगर हमसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछता, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे पूछा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो y के पास कितना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे हम लिखते 2। लेकिन हमको आंसर चेक करना पड़ेगा, तो 1 मिनट रुके रहिएगा। 6a का 1 का चेक करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। 6a का 1, 6a का 1 दोनों लिखना है, ठीक है, दोनों लिखना है, कांस्टेंट में दोनों लिखने हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। लेकिन 7 तो एक कांस्टेंट हो गया, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप ऐसे ही एक बीच में और कर लीजिएगा, कांस्टेंट तो ये लिखे हैं, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। कांस्टेंट तो 7 हो गया, लेकिन 2i देख रहे हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जब यहाँ पे xy था तो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना था 12, तो 2i का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2। स्पष्ट हुआ? आगे चलते हैं। माइनस का 10 x पावर 2 y पावर 2 z पावर 3, तीन आपके वेरिएबल हैं। तो पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 4, जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ यह जुड़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, तब तक कोई टर्म में चेंजेस नहीं, सब एक टर्म्स हैं। टोटल कितने टर्म्स हैं 1 टर्म्स हैं। टोटल कितने टर्म्स हैं 1 टर्म्स है। जब एक टर्म्स होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं मोनोमियल्स। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक टर्म्स हो, उसे मोनोमियल्स कहते हैं। बात आई कि वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल x पावर 2 y पावर 2 z पावर 3 तो है, लेकिन यहाँ पे x y z के फॉर्म में ही है। तो हम लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक x के फॉर्म में है, एक y के फॉर्म में है, एक z के फॉर्म में है। अगर पावर दिया होगा तो पावर लिखेंगे, लेकिन पावर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास कांस्टेंट हमको लिखना है और हमको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है। कांस्टेंट प्लस माइनस के साथ कुछ जुड़ा या घटा है नहीं, तो कांस्टेंट कितना 0, कांस्टेंट कितना 0। लेकिन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात किया है तो एक्स वाई जेड के पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है माइनस का 10। बात स्पष्ट हुई? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ है x पावर 2 y पावर 3 x पावर 2 y पावर 2 1, यहाँ 2। अब हमको चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। पॉजिटिव साइन यहाँ भी लगाया गया है, पॉजिटिव साइन यहाँ भी लगाया गया है, तो दोनों को ऐड किया जाएगा। दोनों को ऐड किया जाएगा मीन्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 1 में, तो टोटल टर्म्स देखें 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3। जब किसी टर्म्स के पास, जब किसी बीजगणितीय व्यंजक के पास टोटल 3 टर्म्स होते हैं तो उसको ट्रिनोमियल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिनोमियल्स। क्या कहते हैं? ट्रिनोमियल्स। अब बात आती है कि वेरिएबल कौन कौन सा है। आप देख रहे हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी x, यहाँ भी y, तो आपके केवल वेरिएबल हो गए x और y। अगर आंसर में पावर के साथ लिखा है तो आप एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ लिखेंगे, नहीं तो वेरिएबल केवल एक्स वाई के फॉर्म में ही है ना, तो एक्स वाई लिखेंगे। अब बात आती है कि कांस्टेंट कितना है, तो कांस्टेंट देखें यहाँ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बिना वेरिएबल का 1 आया है, यही आपका 1 क्या है कांस्टेंट है। लेकिन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के पास, तो एक्स स्क्वायर वाई पावर 3 के पास कितना है 1 1 कामा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास कितना वैल्यू है 2, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 1 2, कांस्टेंट हो गया 1। बात स्पष्ट हो रही है ना? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। डी का क्वेश्चंस देखें। अब हमारे पास वैल्यू है 9x माइनस 3xy प्लस का 4y प्लस का 3, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने टर्म्स हैं 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स हैं 4। टोटल कितने टर्म्स हैं 4, तो लिखेंगे 4 टर्म्स, टोटल टर्म्स 4।
जब 4 टर्म्स होते हैं, जब किसी भी गणितीय व्यंजक में 4 टर्म्स होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, चतुर्पदी। क्वाड्रिलेटरल चतुर्पदी। बायनोमियल्स द्विपदी, मोनोमियल्स एक पदी, ट्रिनोमियल्स त्रिपदी, क्वाड्रिलेटरल चतुर्पदी। अब हमको यहाँ बताना है वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो वेरिएबल x है, y है ना, दो ही टर्म्स में है, तो वेरिएबल हमारे हो गए x और y। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आंसर में x सबका अलग अलग लिया होगा तो इसका x, इसका xy, इसका y लिखना पड़ेगा, नहीं तो केवल xy ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि सभी जगह xy ही आया है। अगर 9x का अलग दिया होगा तो इसका x होगा, और -xy -3xy में xy का अलग दिया होगा तो xy, और 4y में y का अलग ना, ऐसे। अगर आंसर में ऐसा दिया होगा तो ऐसा लिखेंगे, नहीं तो ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे भी सही है। उसके बाद हमको अब चाहिए कांस्टेंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। कांस्टेंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट में मैंने आपको बतलाया है कि विदाउट द वेरिएबल, विदाउट द वेरिएबल, तो 3 के पास कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट हो गया 3। लेकिन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट चाहिए हमको, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में देखें 9x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 9x का हो जाएगा 9 कामा -3xy, xy का कितना हो जाएगा? माइनस का 3 कामा 4y, y का कितना हो जाएगा? 4। स्पष्ट हुआ ना? ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा e, और e के पास है 6x² - y²। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 टर्म्स। जब आपके पास दो पद होते हैं तो उसे बायनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायनोमियल्स। हो गया बायनोमियल्स। अब क्या होगा? हमको चाहिए कांस्टेंट। कांस्टेंट 6x² - y² में कांस्टेंट कुछ दिखलाई पड़ रहा है, कुछ जुड़ा या घटा नहीं, तो कांस्टेंट 0। बट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखें तो x² के पास कितना है? 6, और -y² के पास कितना है? माइनस का 1। कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा ना, माइनस है तो माइनस। वेरिएबल क्या है? x² y² मीन्स x के टर्म्स में है, y के टर्म्स में है। तो एक बार आंसर को चेक कर लिया जाए। यह कंप्लीटली सही है, यह कंप्लीटली सही है। केवल डाउट इसमें है कि y को y लिखें तो यहाँ पे x² y² ZQ को पूरा पूरा लिखें या वैसे लिखें। तो एक बार इसको चेक किया जाएगा, अगर यही रहेगा तो इसको सही, नहीं तो फिर पावर हम लगा देंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आइए क्वेश्चंस 1 हो चुके हैं, पीछे चलते हैं 6A के क्वेश्चंस 1 के आंसर पे, देखते हैं क्या किया है ना। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 6A जो मैंने लिखा था वही लिखा है। कांस्टेंट यहाँ पे 0 नहीं दिए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने इनके बारे में नहीं दिए, जैसे कांस्टेंट तो दिया है लेकिन कांस्टेंट नहीं दिए। देखिए इसका कांस्टेंट 0 है, नहीं दिए हैं, केवल बस इसका 6 दे दिए हैं, इसका -1 नहीं दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसका दिए हैं, इसका दिए हैं, इसका नहीं दिए हैं। यहाँ पे 0 कांस्टेंट होना चाहिए था, 0 लिखना चाहिए था, इसका -1 लिखना चाहिए था, नहीं लिखें। देखिए वेरिएबल जो मैंने बताया सही है, जो हमने बताया सब सही है, तो आप इस वे में आप इसको कर ले जाएंगे। जो बातें हमने बतलाई आप ऐसे लिखेंगे और इससे बहुत ईजिली है, आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 का आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें, कहता है आइडेंटिफाई द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा आप आइडेंटिफाई करिए। तो कांस्टेंट यहाँ पे कितना है? 8 है। आइडेंटिफाई टर्म्स, टर्म्स को पहचानिए अदर देन कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट 8 है, इसके अलावा टर्म्स यह हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट 3 है तो यह हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो ये टर्म्स हो गए, और यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं। एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपसे दो ही प्रश्न पूछा है कि आप कांस्टेंट के अलावा पद बताइए और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए। तो एक जगह हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और एक जगह हम दो हेडिंग डालते हैं, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, एक टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। बस दो ही सवाल हमसे पूछा है, तो दो ही सवाल को हमको जवाब देना है। कि लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए टर्म्स
अदर देन कांस्टेंट, अदर देन कांस्टेंट, CONSTANT। उसके बाद न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सही है ना। देखें आपकी सवाल थी, आपकी सवाल है 12x⁻3y, यही है x⁻3y प्लस का 8। कहता है कि वह टर्म्स लिखिए, ठीक है, वह टर्म्स लिखिए, टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट के अलावा हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 8 है, यहाँ पे कांस्टेंट 8 है। तो आपका क्या टर्म्स बचा, टर्म्स बचा 12x⁻y, यही बचा ना। अब कहता है कि यह जो आपने 12x⁻y लाया, आप इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखिए। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट x⁻y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 12। अगर केवल आपसे कांस्टेंट पूछता कि कांस्टेंट लिखिए, हेडिंग डाल देता कि कांस्टेंट लिखिए, तो एक कॉलम और बनाते। तो कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, 8, तो यहाँ पे कांस्टेंट आप लिखते 8। लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो केवल कह रहा था कि वह टर्म्स लिखिए जो अदर देन कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट 8 था, आप उसको हटा दिए, बचा 12x⁻y। तो 12x⁻y आपने लिखा, और 12x⁻y में कांस्टेंट कितना है, 12, तो हमने 12 लिख दिया, सही है। उसके बाद सेम इसी प्रकार जो है a मैंने लगाया, तो a जैसा एफ भी है, a जैसा एफ भी है, y⁻2 2xy प्लस 3, y⁻2 प्लस का 2xy प्लस का 3, कांस्टेंट कितना है, 3 है। इसको हटा देंगे तो क्या बचा, y⁻2 प्लस का 2xy। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, तो y के पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, 1 है, लेकिन xy के पास कितना है, 2 है ना। कांस्टेंट की बात करता तो कांस्टेंट आप 3 लिखते, लेकिन पूछा नहीं है। और एक है ई सेम है इसी प्रकार, सेम ई में क्या है, 1 - 3t प्लस 7t स्क्वायर, 1 - 3t प्लस का 7t स्क्वायर, और माइनस का टी क्यूब, माइनस का टी क्यूब। तो यहाँ पे हमको बताना है कि अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, 1, कांस्टेंट कितना है, 1, वेरिएबल के अलावा आपकी यही वैल्यू 1। अब इसके अलावा जो भी टर्म बच रहे हैं सबको लिखिए। तो माइनस का 3t और प्लस 7t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, या आप कामा लगा कर लिखना चाहें तो कामा लगा कर लिख लीजिएगा। अब कहता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो -3t का माइनस का 3, 7t स्क्वायर का 7, माइनस टी क्यूब का माइनस का 1। अगर कांस्टेंट पूछता तो आप कांस्टेंट में 1 लिखते, लेकिन पूछा नहीं है। अब क्या बचता है, सी बी डी। अब इसमें कोई कांस्टेंट है ही नहीं, ना तो कुछ जुड़ा है ना तो कुछ घटा है। कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो जुड़ी है, घटी है, सब में वेरिएबल लगा, यहाँ ए लगा, यहाँ बी, यहाँ mn लगा है, यहाँ xy लगा, यहाँ y लगा है। तो सब के सब टर्म्स लिखिएगा। जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, b 1.8a, b 1.8a प्लस का माइनस 0.9 है, माइनस का 0.9b। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स के अलावा लिखना है वैल्यू, तो कांस्टेंट टर्म्स है ही नहीं, तो सेम का सेम लिखेंगे ना, 1.8। अगर कामा लगाया होगा तो कामा, अगर कामा नहीं लगाया होगा तो माइनस का 0.9b। अब इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देना है, तो a का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, 1.8, कामा b का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 0.9। अब कांस्टेंट है ही नहीं, तो कांस्टेंट आप 0 लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका किस 10m प्लस का 100 mn है, 10m प्लस का 100 mn है, mn। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे हमको चाहिए, और क्या चाहिए हमको, अदर देन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कुछ है नहीं, कुछ जुड़ा या घटा नहीं है, तो सिमिलरली 10m प्लस का 100 mn लिख लेंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट चाहिए, तो m का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, 10 है, 100 mn, mn का कोफिशिएंट कितना है, 100, कांस्टेंट है ही नहीं तो 0। ठीक है, एक और बचा है, x स्क्वायर 7xy माइनस का 3y³ x स्क्वायर प्लस का 7xy माइनस का 3y³, यही सवाल है आपकी
तो कांस्टेंट कुछ है नहीं तो पूरा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7xy माइनस का 3y3। ओके, अब कॉन्स्ट हमको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है 7, और माइनस का 3y3, वाई क्यू का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है माइनस का 3, कांस्टेंट है नहीं तो 0। तो इस प्रकार जो है एक्सरसाइज की 6A का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट हो चुका है। आइए एक बार चेक कर लिया जाए। 5 चाहिए ना, 5 क्वेश्चंस था। 6A का क्वेश्चन नंबर कौन था, 12x³ यही था। ओके 5A देखें, यही पूछा था 12x³ प्लस 8 में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अदर देन कांस्टेंट, तो 8 को हमने हटा दिया, क्या मिला 12x³ और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 12, तो 12। सेम प्रोसेस हमने भी लगाया है, देखिए यहाँ पे तो सिमिलरली सेम है, ठीक है। और यम 100 सब सही है, कर लीजिएगा। तो कांस्टेंट हमने लगाया है, कांस्टेंट की हेडिंग हमने अलग से डाली थी, था नहीं यहाँ पे 8 मिल रहा था तो 8 लिख दिया, 3 मिल रहा था तो 3, 1 मिल रहा था तो 1, जहाँ जहाँ नहीं मिल रहा था तो 0। एक हेडिंग हमने अलग से डाली है कांस्टेंट की, आप भी लिख लीजिएगा उसको, इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन जानकारी जितनी अधिक हो उतना ठीक रहेगा। तो ठीक है, आज एक्सरसाइज कम्प्लीटली समाप्त हुआ। कल से रेडी रहिएगा। कल जो है हम और आप सीखेंगे एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा का जोड़, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर मानवीय त्रुटि होती है कोई भूलवश तो उसके लिए सॉरी, आप हमको इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।